100 नंबर में आपका स्वागत है। मैं हूं माधव तिवारी। हर अपराधी के लिए अपराध करना जितना आसान है, उतना ही मुश्किल है जुर्म को छुपाना भी। क्योंकि मशहूर है कहावत कि गुनाह और गुनहगार कभी छुप नहीं सकते। एक नजर हमेशा उन पर टिकी है और वो है 100 नंबर, जिसकी पकड़ से कोई भी क्रिमिनल बच नहीं सकता। और आज समाज के वही दुश्मन 100 नंबर के टारगेट पर हैं। अभी 5 महीने भी पूरे नहीं हुए उस अभागन की शादी को, लेकिन जिंदगी उस दोराहे पर खड़ी है जहां ना तो ये मालूम है कि वो जिंदा है या फिर जिंदगी का साथ छोड़ गई। खबर आपका कलेजा पसीज कर रख देगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या आज भी सभ्य समाज के अंदर वो सोच जिंदा है जिसका निवाला वक्त बेवक्त बेटियां बनती हैं। ये खबर देखिए और सोचिए, क्या खता है उस बेटी की जो एक परिवार की बहू बनी थी। शादी की ये तस्वीर 2 मार्च 2016 की है। बेहद ही खूबसूरत और खुश दिखाई दे रही शैली शर्मा वही लड़की है जो 5 महीने पहले मायके छोड़कर ससुराल आई थी। गाजियाबाद की रहने वाली शैली के परिवार ने उसकी शादी मुजफ्फरनगर के रहने वाले मयंक गौतम से की थी। शैली का परिवार खुश था कि बेटी की शादी अच्छे से निपट गई, कोई दिक्कत नहीं आई। हैसियत के हिसाब से खर्च किया, बेटी शैली की हर जरूरत का सामान दिया। ससुराल पक्ष भी खातिरदारी से खुश था। मगर जब वक्त बीता और बेटी शैली की शादी को 2 महीने गुजरे तो पति मयंक और ससुराल पक्ष का असली चेहरा सामने आने लगा। ससुराल पक्ष ने बहू शैली पर सितम बरपाना शुरू कर दिया। नाजायज डिमांड का दौर शुरू हुआ। मेरी लड़की को पहले शुरू में देखने आई, माता जी भी उनकी, दोनों बेटे पति सब देखने आए थे। अच्छी राजी खुशी रिश्ता पक्का हो गया, सब कुछ हो गया, अच्छी राजी खुशी विदा करवाए। 2 महीने बिहाली गौनियाई उन्होंने सही रखी। 2 महीने के लिए बीच में ये लड़की गई, उसके साथ में ये नहीं पता क्या करा क्या नहीं करा। मारपीट भी करी, उसके साथ में दहेज भी मांगा, रजाई गद्दे रोटी नहीं दी, मारी पीटी, चौका बर्तन सब करवा में पीट पाट के जो कहते हैं कि बेहोश हो गई मेरी बेटी। नई नवेली दुल्हन शैली सब कुछ बर्दाश्त करती रही। वक्त बीतता गया। ससुराल पक्ष की अपनी बहू शैली से डिमांड थी कि मायके से 2 लाख रुपया कैश और सोने के गहने मांगो। लेकिन बहू शैली ने अपने मायके से पैसा और जेवरात मांगना जायज नहीं समझा, बस खामोश रही। और उसकी इसी खामोशी ने 16 जुलाई की सुबह खौफनाक शक्ल अख्तियार कर ली। एक बार फिर दहेज लोभियों ने एक बेटी को अस्पताल पहुंचा दिया है। जी हां, 2 मार्च 2016 को गाजियाबाद की रहने वाली शैली की शादी मुजफ्फरनगर के रहने वाले मयंक गौतम से की गई थी। लेकिन शादी के बाद से ही शैली और उसके परिवार को मयंक गौतम और उसके परिवार के द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। जब शैली और उसके परिवार ने मयंक गौतम और उसके परिवार की डिमांड्स पूरी नहीं की, तो पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्होंने शैली को जहरीला इंजेक्शन लगाकर मारने की कोशिश की। जब ससुराल पक्ष की नाजायज डिमांड पूरी नहीं हुई तो बहू शैली को एक साजिश के तहत मौत की नींद सुलाने के लिए कोई इंजेक्शन लगा दिया गया। मेरी बहन के साथ ससुराल वालों ने उसे टॉर्चर करा था 2 लाख रुपए के लिए कि तू अपने घर से 2 लाख रुपए ला और सोने की चीजें ला जो तुमने शादी में दी थी। हमने दी थी, मगर ससुराल वालों ने मना कर दिया था कि हमें नहीं मिली है। उसके बाद उन्होंने लड़की को टॉर्चर करा, मारते थे, पीटते थे। लड़की के शरीर पर बॉडी के निशान है। हमने उनको शादी में 2.5 लाख रुपये कैश दिया था, 9 लाख रुपए की शादी करी थी पूरी,
और सोने 2 लाख रुपए के गहने दिए थे, जिसमें और अलग से सारा सामान वामान दिया था। उसके बाद भी वो लड़की को टॉर्चर करते रहे और उसको 2 लाख रुपए की डिमांड करते थे। कब शादी हुई थी? 2 मार्च को शादी हुई थी 2016। अब क्या स्थिति है? अब स्थिति है, लड़की का दिमाग एकदम डैमेज हो चुका है, उसकी हार्ट बीट भी चल नहीं रही है, वो वेंटिलेटर पे पड़ी है, कभी भी मर सकती है। हॉस्पिटल वाले क्या कह रहे हैं? हॉस्पिटल वालों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, वो कह रहे हैं कि लड़की बचेगी नहीं 1% भी। आपने इसकी शिकायत पुलिस में करी? हमने इसकी शिकायत दर्ज कर दी है, हमने इसकी FIR महिला थाने में लिखवा चुके हैं। माई के पक्ष की माने तो शैली को इंजेक्शन लगाने के बाद 16 जुलाई की सुबह वक्त लगभग 8:37 पर उसके ससुराल ने व्हाट्सएप के जरिए एक वीडियो सेंड किया, जिसमें शैली अपने ससुराल में बेड पर बेसुध पड़ी थी। शैली वीडियो देखकर शैली का परिवार घबरा गया और तुरंत बेटी शैली के ससुराल मुजफ्फरनगर की तरफ रुख किया, जहां 5 महीने की नई नवेली दुल्हन शैली एक कमरे के अंदर बेहोश कैद थी। माई के पक्ष ने उसकी बिगड़ी हालत की वजह पूछनी चाहिए तो ससुराल पक्ष ने बदसलूकी शुरू कर दी और धमकी दी कि अपनी बेटी शैली को लेकर यहां से चले जाओ। शैली का परिवार उसको सीधा ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल लाया, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि उसको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया है, जिसकी वजह से उसके दिमाग ने 90% काम करना बंद कर दिया है। शारदा हॉस्पिटल में मरने की स्थिति हो रही है। 5 दिन हो गए, मैं बहुत परेशान हूँ। 20 लाख रुपया और हम हमारी बेटी से मांग रहे थे कि दहेज ला दहेज ला दहेज ला। कौन मांग रहे थे दहेज? ससुरालिया सास मयंक की माँ। आदमी उसे सहराता था, नहीं मम्मी का कहना मानना, नहीं मम्मी का कहना मानना। और सास उसे इस तरीके से टॉर्चर करती थी, पागल कर 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 मार रही थी उसे। और ऊपर से ग्लूकोज का शुगर का इंजेक्शन और मार दिया उसके, जहर का मिला के। ICU में शारदा हॉस्पिटल में 5 दिन हो गए, हम बड़े दुखी हो रहे हैं सारे परिवार के। वहाँ से कोई नहीं आया। अन्य और कह दिया फोन पे कि उसको तो दे दिया है हमने प्रसाद, तुम्हें भी लेना है प्रसाद, ये कहा था जो फोन करा था हमने। और तब से अब तक शैली का परिवार ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल में भर्ती अपनी बेटी के जागने का इंतजार कर रहा है कि उनकी बेटी शैली की वो नींद जरूर टूटेगी, जिसके बाद उसका मायके पक्ष सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन पीड़ित परिवार की उम्मीद तो उस वक्त दम तोड़ देती है जब शारदा अस्पताल का प्रशासन कोई हिम्मत से भरा जवाब नहीं देता, बस बोल देता है बेटी के अंदर जान नहीं बची है, आप जब चाहें उसे ले जा सकते हैं, वेंटिलेटर पर है, कभी भी इसकी सांस इसका साथ छोड़ सकती है। जितने ससुराल पक्ष वाले दोषी हैं उतने ही मुझे हॉस्पिटल वाले भी दोषी लग रहे हैं। हम लगातार पूछ रहे हैं कि हमारी बेटी का क्या पोजीशन है, क्या वो है। कभी कोई डॉक्टर आता है तो डेड बता के चला जाता है कि डेड पोजीशन में है, जैसे ही वेंटिलेटर से हटाएंगे डेथ हो जाएगी। लेकिन ना कहीं दूसरी जगह रेफरेंस कर रहे हैं कि दूसरी जगह चले जाओ, और अपना पैसा बनाने के चक्कर में रोजाना के उसमें कर रहे हैं। अब हमें 1.5 घंटे से घूमते हुए हो गया कि हमें हमारी बेटी के बारे में बता दो कि किस तरीके से वो है। कोई यहाँ का कोऑपरेट करने के लिए डॉक्टर स्टाफ कोई तैयार नहीं है। पीड़ित परिवार ने 20 जुलाई के दिन शैली के ससुराल पक्ष के खिलाफ FIR दर्ज भी करवाई है, लेकिन अभी तक गाजियाबाद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है और ना ही पुलिस प्रशासन के किसी आला अधिकारी ने जहमत उठाई है पीड़ित शैली के परिवार से बात करने की। पीड़ित परिवार के मुताबिक शारदा अस्पताल प्रशासन ने हाथ खड़े कर लिए हैं और परिवार दुआ मांग रहा है खुदा से कि बेटी शैली की जान बख्श दे, उसकी बेसुधी, बेहोशी और बदहवासी को तोड़कर होश में ला दे। लेकिन अभी तक ना तो शैली जागी है और ना ही उसके पति मयंक समेत ससुराल पक्ष ने उसकी कोई सुध ली है। अब सवाल ये उठता है कि अगर पुलिस तक पीड़ित परिवार ने अपनी दास्ताने दर्द पहुंचा दी है तो कब तक कार्रवाई होगी और कब तक दहेज के दरिंदे दबोच लिए जाएंगे। फिलहाल शैली ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। बहरहाल पीड़ित परिवार ने गाजियाबाद में मयंक और उसके परिवार वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस मयंक और उसके परिवार के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। ये वही देश है जिस देश में नारा लगाया जाता है
कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ इंद्रसेन यादव, नेशनल वॉइस, नोएडा। जय हिंद। साइबर स्पेस आजकल के युवाओं की जिंदगी में काफी जगह और वक्त ले चुका है। लोग सोशल नेटवर्किंग या चैटिंग साइट्स को बुनियादी जरूरतों की तरह तवज्जो भी देने लगे हैं। लेकिन बचपन में आपने भी प्रश्न पत्र में एक सवाल जरूर देखा होगा कि क्या विज्ञान का विकास फायदेमंद है या अभिशाप। जवाब आपने उस रोज भी लिखा या दिया होगा, लेकिन आज जरा बरेली से यह रिपोर्ट देखिए जो आपकी सोच को एक अलग नजरिया देगी। क्योंकि बचपन के दिनों में शायद ये सवाल आपके प्रश्न पत्र में भी रहा होगा कि विज्ञान का विकास चमत्कार है या अभिशाप। और आज ये सवाल इसलिए क्योंकि व्हाट्सएप जानलेवा होता जा रहा है। जानकारी सबको है व्हाट्सएप की, आम जनजीवन की एक बड़ी जरूरत सी बन गई है ये चैटिंग साइट। युवाओं के बीच इसका क्रेज कोई आश्चर्य की बात नहीं, और अब तो हर उम्र का आदमी इससे जुड़ चुका है। लेकिन सही इस्तेमाल और गलत काम के बीच एक बहुत महीन लकीर होती है, और इसी को लांग गए बरेली में बीटेक के कुछ छात्र। नतीजा, बरेली की एक लड़की ने आत्महत्या की। वजह यह थी कि उसकी न्यूड पिक्स व्हाट्सएप पर न सिर्फ वायरल हुई बल्कि 3-3 रुपए की कीमत पर बेची भी गई। मैं, मम्मी और मेरा भाई छोटा वाला और दीदी गई थी। ये शाम को आ गई थी। उनका भाई था, जो लड़के थे जो साथ में, उनने कुछ ऐसे खिलाया था नशे की चीज़। वहाँ से अपने साथ तो लेके आ गए जे, फिर घर पे इसके फोटो खींचे गलत, फिर ब्लैकमेल किया ऐसे। 9 जुलाई को लड़की अपने परिवार वालों के साथ एक शादी में गई थी। वहीं पर पड़ोस में रहने वाले बीटेक के छात्र ने उसे दबोच लिया और उसे चाय में नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर दिया, जिसके बाद उस लड़के ने अपने 5 अन्य साथियों के साथ मिलकर उसकी न्यूड फोटो खींच ली और छात्रा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। छात्रा उन लड़कों के आगे बहुत गिड़गिड़ाई कि उसकी फोटो वायरल ना करें, लेकिन उसके गिड़गिड़ाने का उन लड़कों पर कोई असर नहीं हुआ। का जो फोटो मतलब लिया था, लड़की 9 तारीख को शादी में गई थी। तो लड़की शादी में वहां से आने बाद तो भैया भैया कहती थी लड़के से, तो उस लड़के ने ला के बेहोश कुछ खिला के उसे और फोटो उसके गंदे नंगे फोटो निकाल लिए। नंगे फोटो निकालने के बाद उसे ब्लैकमेल करता रहा। उसने कई बार गड़गड़ा के बोला उससे, और फिर भी वो नहीं माना। उसने एक दूसरे को फोन कर दिया, मतलब व्हाट्सएप कर दिए, और फिर लड़की ने खुदकुशी कर ली अपने आप। कैसे फांसी लगा ली उसने। किस क्लास में पढ़ती थी? BA फाइनल कर रहा था, कर लिया। छात्रा BA की पढ़ाई कर रही थी। उसके खुदकुशी करने के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मां तो बार बार बदहवास हो जा रही है और मीडिया से एक ही बात कह रही है कि उसे इंसाफ चाहिए। उन लड़कों को सख्त से सख्त सजा मिले, जिससे वो कभी किसी की बेटी बहन के साथ ऐसी हरकत ना करे जैसी इस मां की बेटी के साथ हुई है। मेरी लड़की मुंह घुमा के रोई, माफी मांगी, पैरन के नीचे गिरी। सबने कही मिट्टी जाते तेरी उड़ गई है। मेरी लड़की को जीते जी मार दो, मेरी लड़की उसी दिन मर जाती। लेकिन हम लोगों को पता ना लगी, बा के पापा को कल पता लगी। लोगों ने बात ताने दे के मार के छोड़ी मेरी लड़की। कुछ ना वो मेरे लग कुछ ना पता। 9 तारीख को हम लोग घर पे नहीं थे। मेरी लड़की से चाय बनवाई जबरिया से, नशा दो मेरी सास को। मेरी लड़की को नशा करके तो मेरी लड़की की जिंदगी बर्बाद करके मार के छोड़ी। बस
अरे भैया क्या गलत? अरे तो यहाँ फोटो गलत खींचे, मेरी लड़की के गलत फोटो खींचे। उनके संग ऐसा होना चाहिए कि जिंदगी में मुड़िया में ना रहे, अगर रहा है तो मैं मुंह उठा के किसी की तरफ नहीं देखे। लेकिन उसकी खुदकुशी से एक बात तो साफ हो गई है, सूबे में बहू बेटियों के साथ एमएमएस, छेड़खानी और रेप की वारदातें अब जैसे आम दिनचर्या का हिस्सा बन गई हैं खाकी के लिए। खबरें आती हैं तो आए, वारदातें होती हैं तो हो जाए। भले ही पुलिस अब आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की बात कर रही हो, लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर लोगों में पुलिस का खौफ हो तो इस तरह की वारदातें ही ना हो। लेकिन खाकीधारियों का कोई खौफ नहीं है किसी पर, और इसलिए ऐसी तस्वीरें एक या दो बार नहीं बल्कि बार बार सामने आती हैं। ये देखिए, मैंने एसओ से बात की। एसओ ने ये बताया कि एक लड़की 20 वर्ष की है, उसने 7:30 बजे आज गले में दुपट्टा डाल के अपने कमरे में सुसाइड कर लिया। तो उसके फादर ने जो थाने में तहरीर दी, उसमें ये मुड़िया अहमदनगर का मामला है। उसने पड़ोस के 2 लड़कों के खिलाफ एफआईआर दी कि ये लड़के उसकी लड़की को परेशान करते थे और उसका अश्लील फोटो उन्होंने खींच कर रखा था, जिसको कि व्हाट्सएप पर सर्कुलेट कर रहे थे। उसी से आहत होकर उसकी लड़की ने ये कदम उठाया है। और जो जानकारी प्राप्त हुई उसमें ये बात सत्य पाई जा रही है कि व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हुआ है, कई लोगों ने उसको सर्कुलेट किया है, कुछ लोगों ने प्रिंटआउट्स भी निकाले हैं। तो इसमें एडवर्टमेंट टू सुसाइड का केस किया गया है, और अगर जैसे ही ये व्हाट्सएप वाला हम लोग को मिल जाता है तो आईटी एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी। और अब तक की जानकारी के अनुसार ये जो आरोपी हैं भागे हुए हैं। बरेली में छेड़खानी से परेशान होकर किसी छात्रा ने पहली बार अपनी जान नहीं दी। इसी महीने की 1 जुलाई को 9वीं क्लास की छात्रा ने छेड़खानी से परेशान होकर आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। ये दर्दनाक किस्से बताते हैं कि खाकी का अब कोई खौफ नहीं इलाके में, लेकिन फिर भी रोते चीखते बिलखते ये मां इंसाफ की आवाज लगा रही है। और उम्मीद नेशनल वॉइस भी यही करता है कि इस मां को, इस पूरे परिवार को, इस समाज को, सूबाए उत्तर प्रदेश को इंसाफ जल्द से जल्द मिले। दीपक शर्मा, बरेली, नेशनल वॉइस। 100 नंबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे बहराइच की एक शर्मनाक वारदात। बलात्कार वो घिनौना जख्म जो किसी भी औरत के जिस्म से ज्यादा उसकी अस्मिता पर चोट करता है, और इसी दंश को बार बार उत्तर प्रदेश की बहू बेटियां बर्दाश्त करने पर बेबस हैं। लेकिन यूपी पुलिस का प्रशासन दावा करता है कि बहू बेटियां महफूज हैं। अगर बहू बेटियां वाकई सुरक्षित हैं तो फिर बहराइच में एक बेटी क्यों बदहवास हुई? सूबे की साख पर आबरू के लुटेरे, बदनामी का लगा रहे बट्टा। कहां है पुलिस प्रशासन? बहू बेटियां हैं खौफजदा। पर्दानशी इस लड़की की क्या मजबूरी बन गई कि आज इसको अपनी पहचान यानी सूरत एक कपड़े के भीतर समेटनी पड़ गई। यकीन मानिए सुनकर आपका सिर भी शर्म से झुक जाएगा जब इसकी आप बीती आप खुद इसकी जुबानी सुनेंगे। सुनिए जरा। मेरे साथ हम गए थे सुबह 8 बजे मैदान खेते में, तो वहाँ 3 से बना तो चक्कू दिखाई भी थी, मेरे साथ चलो चक्कू मार देंगे, तो उनके साथ गए थे मन उतार लें।
फिर एक कमरा रहा, वो कमरे में गलत काम किया, तो हम चिल्लाए रिक्शा वाला के बाद, फिर पुलिस की जगह। कितने लोगों ने तुम्हारे साथ गलत काम किया है? 3 लोग। हैं? 3 लोग। उनको पहचानती हो? नजर में आई है तो बता दो, वैसे नहीं सुनता। सुना आपने क्या कहा जिला बहराइच के थाना नानापारा इलाके की रहने वाली नाबालिग लड़की ने। 18 जुलाई के दिन किसी काम के सिलसिले से वो घर से बाहर गई तो गांव के ही 3 लड़कों ने उसका अपहरण कर लिया, अगवा कर नेपाल ले गए और फिर एक घर के अंदर कैद कर 2 दिन तक इज्जत तार तार करते रहे। तीनों ने बारी बारी इसकी आबरू से खिलवाड़ किया, चाकू की नोक पर चुप रहने की नसीहत दी। गैंग रेप का शिकार नाबालिग लड़की किसी तरह से 3 दिन बाद अपने घर बहराइच पहुंची और सारी आप बीती परिवार को सुना दी। तीनों दबंगों की काली करतूत उजागर कर दी और फिर पीड़ित परिवार ने 1 मिनट का भी वक्त जाया किए बगैर थाना नानपारा पुलिस की चौखट पर दस्तक दी। 15 तारीख को सुबह करने गई थी, वहाँ गन्ना लगा था, गन्ना के पास 3 लोग इसको चक्कू दिखा के इसको उठा ले गए जबरदस्ती। इसके बाद नेपालगंज गए थे, नेपालगंज में एक बाहर कमरा था रोड से थोड़ी दूर में, उसमें इसको ले गए। लड़की बताती कि मेरे साथ 3 आदमी बलात्कार किया बार बार। उसके बाद में ये लड़की शोर मचाने लगी, कुछ एक रिक्शा वाला पहुंचा, उसके बाद में ये लोग भाग लिया। रिक्शा वाला लेके इसको कोहलपुर थाने में पहुंचा दिया। उसके बाद एक फोन मुझे सूचना आई। कहाँ से अपहरण करके लेके गए थे लोग? गुरदासपुर से। पीड़ित लड़की ने पुलिस को गैंगरेप की दास्तान सुनाई। पुलिस ने भी बयान दर्ज किए। तुरंत पीड़ित लड़की को मेडिकल टेस्ट के लिए जिला अस्पताल भेजा। पुलिस की माने तो मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। जैसे ही रेप की पुष्टि होगी तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ये नानपारा क्षेत्र की एक लड़की है और इसको कुछ लोग इसका अपहरण कर लेते हैं, अपहरण करके नेपाल क्षेत्र में कहीं ले जाते हैं और इसका पुलिस को जानकारी मिलने पे इसको पीछा किया जाता है। तो उसके बाद सीमावर्ती क्षेत्र में इसको छोड़ देते हैं और कल ये मामला संज्ञान में आने पे नानपारा थाने पे इसका अपहरण का मुकदमा लिखवा दिया है। लड़की चूंकि बरामद होकर के आ गई है, इसका मेडिकल और परीक्षण करके विवेचना में जो तथ्य प्रकाश में आएंगे, अभी अभियुक्तों का नाम लड़की नहीं बता पा रही है, विवेचना में जो अभियुक्त जानकारी में आएंगे उनके खिलाफ मैदानी कार्रवाई। लेकिन बहराइच के भीतर एक नाबालिग लड़की से इंसानी भेष में छिपे 3 भेड़ियों का गैंगरेप करना यह साबित करता है कि आबरू के लुटेरों को न खाकी का डर है और न ही कानून की परवाह। वो तो बस शिकार तलाशते हैं और बर्बाद कर देते हैं उसकी जिंदगी। राजीव शर्मा, बहराइच, नेशनल वॉइस। गुनाह के गढ़ गाजियाबाद के अंदर अपराधी गदर मचा रहे हैं, बेखौफ खूनी खेल खेल रहे हैं, गलत हरकतों के खिलाफ आवाज बुलंद करने वालों की जिंदगी छीन रहे हैं और गाजियाबाद पुलिस दम तोड़ती कानून व्यवस्था को देखकर भी खामोश है। मगर यकीन नहीं आता तो वारदात देखिए। हंगामा करती ये भीड़ मांग रही है इंसाफ। इंसाफ गाजियाबाद के विजयनगर से पार्षद रहे छोटेलाल की मौत का। पार्षद छोटेलाल बुधवार की रात बिजली नहीं आने की वजह से घर के बाहर इसी बेंच पर सो रहे थे। रात में उन पर लोहे की रॉड और डंडे से हमला कर दिया गया। जख्मी पार्षद छोटेलाल की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां गुरुवार की रात पार्षद छोटेलाल की मौत हो गई। वो जब अपने घर के बाहर सो रहे थे तो किसी लोगों ने उनके सर पे डंडे से वार किया था। उनको तुरंत उन्होंने जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया था। उस समय पुलिस को इस बारे में सूचना नहीं दी गई थी। उसके बाद आज जब उनकी डेथ हो गई
उसको तहरीर दी गई उनके भाई के द्वारा। 4 लोगों को नेम किया गया है उसमें। एक का राजू है नाम, एक का भूरा उर्फ राहुल, राहुल की पत्नी शबाना और उनकी बहन अंधी, ऐसे नाम उन्होंने नेम किए हैं। मुकदमा पंजीकृत किया गया है 302 IPC में और अभियुक्तों की तलाश में पुलिस दबिश। छोटेलाल अपने इलाके में लोकप्रिय नेता थे। वो लगातार 3 बार से पार्षद थे। उनकी हत्या की खबर से लोगों ने जमकर हंगामा किया। आक्रोशित लोगों ने पुलिस को अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर हत्या आरोपी जल्द नहीं पकड़े गए तो हालात बदतर होंगे। छोटेलाल कांग्रेस के समर्थक बताए जाते हैं। सुल्तान सिंह खारी है, वार्ड 52 से पार्षद हूँ। आज एक छोटेलाल की मृत्यु हुई है जिस लोगों ने उनकी हत्या की है। हम हर तरह से पूरे जाम करेंगे, पूरी जनता उसके साथ है जो और हम अनशन करेंगे, हम हर तरह से जनता के साथ है और जनता के साथ ये है कि हमारे साथ छोटेलाल को इंसाफ करेंगे। लोगों का आरोप है कि छोटेलाल इलाके में अवैध काम करने वालों के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहते थे। अवैध शराब तस्कर और वेश्यावृत्ति करवाने वालों के खिलाफ भी उन्होंने खूब आवाज उठाई थी। पुलिस भी छोटेलाल की हत्या के पीछे असामाजिक तत्वों का हाथ मानकर चल रही है। ये कुछ लोगों से अभी मैंने बात किया तो ये पता चला कि ये 3 बार से लगातार पार्षद रहे हैं और कई असामाजिक तत्वों के खिलाफ ये जंग छेड़े हुए थे। कई लोगों को इससे असहजता होती थी इनके खिलाफ में, इनसे कई लोगों से दुश्मनी हो गई थी। काफ़ी लोगों में इनकी अच्छी पकड़ थी और काफ़ी अच्छे आदमी माने जाते थे। तो उनके परिवारजनों का ये कहना है कि जिन लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई करते थे, अवैध जो कार्य करते थे, उन लोगों पर उनका शक है, उन्हीं के खिलाफ उन्होंने तहरीर दी है, जिसके आधार पर कार्रवाई की जाए। मौजूदा नगर निगम पार्षद की हत्या दबंगों ने कर दी। पार्षद ने इलाके में चल रहे गलत कामों की शिकायत की तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस हत्या से साफ समझा जा सकता है कि दिल्ली से सटे गाजियाबाद में किस तरह से गलत काम करने वालों का बोलबाला है और वो जब चाहे किसी की भी हत्या कर ये बता दें कि उन्हें पुलिस का खौफ नहीं है। शक्ति सिंह, गाजियाबाद, नेशनल वॉइस। आज बस इतना ही। कल फिर खुलेगी गुनाह की एक और डायरी और 100 नंबर पर होगा उसका हिसाब किताब। दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।